गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज जो मैंने प्रॉमिस किया था डॉक्यूमेंट वही है। 100 क्वेश्चन की बजाय हमने 100 टॉपिक्स को रखा है। कुछ उसमें एज ए क्वेश्चन आंसर के रूप में भी लिखे हुए हैं और कुछ क्वेश्चंस पे आपको अपनी रिसर्च करनी होगी। कुछ चीज़ें याद रखिए, जो फेस में आप हैं वो फेस बहुत ज़्यादा आपको ट्रबल नहीं करना चाहिए। उस फेस का यूटिलाइजेशन करिए और उस यूटिलाइजेशन से जो भी आपके सामने रिजल्ट आए उनको एक्सेप्ट करिए। पहले ये जान के चलिए कि जिस चीज़ के लिए हम पढ़ रहे हैं वो बेसिकली 15 से 20 मिनट का खेल है। कुछ लोगों के साथ वो सिर्फ 10 से 12 मिनट ही एग्जिस्टेंस रहता है और कुछ के साथ ये 15 से 20 मिनट चला जाता है। ये अनुमानता होता है, एग्जैक्ट टाइम तो वॉच से ही पता चलेगा। अब बात आती है कि जो वहाँ पे पूछा जाता है वो टेक सेक्शन प्लस नॉन टेक सेक्शन रहता है। नॉन टेक में जनरल अवेयरनेस होती है, उसमें स्टैटिक जीके का ठीक ठाक पोर्शन रहता है। एक व्यक्ति आपसे जनरल अवेयरनेस का करंट का क्वेश्चन पूछ सकता है और एक व्यक्ति स्टैटिक पूछ सकता है और एक ही व्यक्ति ये दोनों भी पूछ सकता है। तो हमने सबको शामिल करते हुए चीज़ें लिखी हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है हो सकता है इसमें से कोई भी ना आए, बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन यदि ये चीज़ें आप पढ़ कर जाएंगे तो जो चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी वो इसकी पेरीफेरी में ज़रूर आ रही होंगी। तो यानी कि ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इनको अगर आप जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे पढ़ लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा और क्वेश्चन से टैकल करने की स्थिति अच्छी रहेगी। सिर्फ यही पढ़ लें ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भी देख लीजिए जो आप अपनी तरफ से कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। अब रही बात कि क्या मॉक इंटरव्यू अटेंड करने से कोई बेनिफिट होता है या नहीं होता है। देखिए, जो आयोग का इंटरव्यू होता है वैसा मॉक तो कोई ऑर्गेनाइज कर ही नहीं पाएगा ईजिली वे में। हाँ, बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं वो आपको थोड़ा बहुत शो दिखा सकती हैं उस तरीके का, में भी किसी को लाभ हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि जब आप अच्छी मार्किंग के साथ हैं, अच्छे कंटेंट को पढ़ के जा रहे हैं तो ये कॉन्फिडेंस इनफ है। कुछ चीज़ें अननोननेस में ज़्यादा बेहतर हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा तैयारी करके प्रेशर लेकर भी जाने से कोई खास फ़र्क पड़ता नहीं है। खैर, और ये मान के चलिए कि मैंने 50 से 65 का, इसका ये मतलब नहीं कि आपके 65 से ऊपर नहीं आ सकते और 50 से कम नहीं आ सकते हैं। हर दिन लगभग 125 से 150 के आसपास लोग बुलाए जाएंगे। हो सकता है 100 ही रखें, वो उनके हिसाब से वो कितने दिनों में बांटते हैं। तो वहाँ पे 5-6 लोग 10 लोग हर दिन ऐसे निकलते हैं जिनके कुछ के 65 के ऊपर भी मार्क्स आएंगे और 50 के नीचे भी आएंगे। ऐसा कुछ होता नहीं है। मतलब ये मत मान के चलिएगा कि यही एक बैंड है जिसमें उन्हें मार्किंग देनी है। बहुत कुछ निर्भर करता है आपके उस पर, मतलब 15-20 नंबर मैटर कर जाते हैं। तो इन चीज़ों को याद रखिए और ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ वो आपको बेनिफिशियल होंगी। जैसे हड़प्पा साइट और इंडस वैली सिविलाइजेशन, इनमें कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। धौलावीरा है, लोथल है, इस संदर्भ में कुछ भी बना दिया जाए तो इस पे अपनी नज़र अपने लेवल पे इंजीनियरिंग माइंड बीटेक किया हुआ ऐसा नहीं कहेगा कि मैं इसमें क्या करूं। जो भी आप सोच सकते हैं ये वर्ड अपने आप में माइंड में आते हैं। इंटरव्यूअर के माइंड को आप रीड कर सकें, उसके सबकॉन्शियस माइंड को रीड कर लें अभी से यहीं से, वही आधी सफलता हो जाती है। और बची कुची वहाँ पे आप खुद अपने इंटरव्यू को जैसा चाहें वैसा ले जा सकते हैं। उसको अभी हम बाद में समझाएंगे जब ये चीज़ें बता देंगे। क्योंकि इंटरव्यूअर जो होता है उसकी भी अपनी फैमिली होती है, उसका भी अपना घर होता है, वो एक पर्सन होता है, वो घर से निकलता है, वो भी आता है, उसके लिए भी एक किसी किसी के लिए नया होता है। फर्स्ट टाइम वो इंटरव्यू लेने जा रहा है, फर्स्ट टाइम कोई उसका पैनल का हेड बनाया गया है, तो वो सब चीज़ें उनके परसेप्शन में भी होती हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं कि वो एकदम आपके कोई वो जो जज का शो होता है टीवी पे चलता है उसका चला आ रहा है, उनके पास कोई एक है कि यही यही क्वेश्चन पूछने, बहुत फॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महाजनपद में क्या पूछ सकते हैं कि कोई 4 महाजनपद के नाम बता दीजिए, कैपिटल पता है बता दीजिए, फॉर्मल तरीके से, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज वे में नहीं आपसे। बुद्धा का जन्म, उन कहाँ उपदेश दिया, निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ, सांची स्तूप। मैं फिर से कह रहा हूँ पूरा का पूरा सेक्शन हो सकता है न पूछा जाए, लेकिन ये पढ़े होने के बाद आपका कॉन्फिडेंस जनरल अवेयरनेस या जनरल जीके के प्रति जो मिनिमम है, जो नर्वसनेस है कि अगर उन्होंने कहा कि क्या हम आपसे कुछ जीएस में पूछें तो आप तुरंत कहें यस सर, आप कुछ भी किसी भी सेक्शन से, आइदर स्टैटिक और कुछ भी पूछ लीजिए सर। तो वो कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है और वो फिर वो कहीं से भी लेंगे तो इसमें पॉसिबिलिटी रहेगी। विक्रमादित्य को चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहते हैं। गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर श्री गुप्त हैं। बिंबसार और बिंदुसार का डिफरेंस करके आपको फंसा सकते हैं कि बिंबसार कौन था, बिंदुसार एक ही हैं क्या, बिंदुसार बिंबसार का बेटा था कि पिता थे कि आपस में कोई रिलेट नहीं करते, किस वंश के थे, इतना तो कम से कम देख लीजिएगा। वेनसांग और इब्न तूता, हेमसांग कहाँ का था, मोरक्को का था, इब्न बतूता मोरक्को का था।
किसके कार्यकाल में आए थे, हमने यहाँ क्यों नहीं लिखा है। अगर मैं लिख देता तो घूम फिर के वही नर्वसनेस लेके आप फिर वहीं पहुँचते। जब चीज़ हम खुद से वो करते हैं तो उसका हमारे ऊपर इम्पैक्ट रिवर्स भी पड़ता है। मैं पहले भी बता चुका हूँ ये चीज़ कि पढ़ाई जो बहुत ज़्यादा डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ा देता है, वो पढ़ाई ज़्यादा देर आपके साथ नहीं रहती है। जो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने के लिए प्रेस कर देता है, जो आपको थिंक करने के लिए मजबूर कर दे, जो ऐसा कुछ बता के छोड़ दे जिसको जाने के लिए आप परेशान होकर, भले उसे कोसते रहें, परेशान होकर उस चीज़ में चले जाएं, वो पढ़ाई आपके साथ आपके कॉन्फिडेंस और आपकी वर्डिंग को बहुत ताकतवर कर देती है। ये चीज़ याद रखिए। तो वेनसांग और इब्न बतूता कहाँ के थे, किसके कार्यकाल में आए थे। सोमनाथ टेम्पल महमूद गजनी ने आक्रमण किया था, किसने बनवाया था, किसके कार्यकाल में बनवाया था। जौनपुर का नाम मोहम्मद बिन तुगलक की याद में सिटी का नाम बनाया गया था। हरियर और बुक्का विजयनगर से संबंधित हैं। कबीर के गुरु कौन थे, रामानंद। अजमेर की दरगाह किससे संबंधित है, निजामुद्दीन औलिया, मोहम्मद चिश्ती, उनका नाम। अब जैसे कोई मुस्लिम लड़का है, उसने रिप्रेजेंट कर दिया, मुस्लिम लड़का है, वहीं पे कोई व्यक्ति बैठा, उसके अचानक से मन में आ गया। तो अजमेर की दरगाह गए हैं कभी आप, बातचीत से भी पता चल जाता है, ज़रूरी नहीं है कि नाम बताना ही पड़े। कुछ चीज़ें ऐसी सिंबॉलिज्म की फील हो जाती हैं, एक्सपीरियंसड हैं, तो उन्होंने पूछ दिया। या कोई वहाँ पे मुस्लिम वो बैठे हुए हैं, उनके मन में अचानक से आ गया, और ये तो एक वर्साटाइल है, को पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से चीज़ें बनती हैं। तो ये जो मैं आपके सामने 75 टॉपिक लिखा हूँ, ये 5-10 मिनट में नहीं तैयार किए गए, ये बात याद रखिएगा। बहुत बहुत कॉन्शियसली वर्क करना पड़ता है। खैर वो सब बातें अलग हैं। तानसेन का पहले का नाम रामतनु पांडे, मतलब ओरिजिनल नेम। बैटल ऑफ पानीपत, प्लासी, बक्सर, ये बहुत पूछा जाता है। तो जो बैटल ऑफ पानीपत, प्लासी, बक्सर कब हुए, किसके बीच हुए, ये जरूर है। एक आप बता लेंगे, दूसरा पूछ दिया उन्होंने। तुलसीदास ने रामायण लिखी थी, रामचरितमानस की रचना की थी, उस समय किसका था, अकबर का। अब फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब सीन शुरू हुआ, ये एक्सीडेंटल क्वेश्चन है, नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट बट मे बी। अब शुरू हुए हैं जो क्वेश्चन रेगुलर बेसिस पे पूछे गए हैं। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब बन गई ये पोस्ट, किस एक्ट के तहत बन गई। हमने फिर से कहा, मैंने लिखा नहीं है इसीलिए क्योंकि जब ये आप करेंगे तो आप वो भूलेंगे नहीं। जब तपाक से आंसर निकलता है ना, तो इंटरव्यूअर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सरल पूछेगा और इंटरव्यू लेंथ कम रखेगा, मार्किंग ज़्यादा रखेगा। एक लहजे से जो उत्तर दिया जाता है, एक कॉन्फिडेंस से जो उत्तर दिया जाता है, वो आपके इंटरव्यू की लेंथ कम, मार्किंग हाई, एंड आफ्टर गिविंग सर्टेन आंसर्स लेवल ऑफ क्वेश्चन इज लो। पिट्स इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और 1935, इसमें कोई एक स्लाइटली डिफरेंस, मान लो उन्होंने 1919 पूछ दिया कि 1935 भी था, इन दोनों में कोई एक ऐसा डिफरेंस जिससे इनको डिफ्रेंशिएट किया जा सके, मे बी इट में बी क्रिएटेड। सिख धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। सिख धर्म कई एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है। अभी एक जगह कुछ गुरु ग्रंथ साहब का अपमान करने पे तलवार चला के शायद गर्दन काट दी थी, मर गया था, नहीं मर गया था, ऐसी कोई खबर आई थी। तो गुरु ग्रंथ साहब क्या है एक्चुअली में इसको 11वां गुरु मानते हैं गुरु ग्रंथ साहब को। ये पुस्तक है और इसमें ये बताया जाता है कि उन 10 जो गुरु थे उनकी आत्मा शाश्वत रूप में इसमें सूक्ष्म रूप में समाई हुई है, और वो 10 गुरुओं से भी ज़्यादा है, और इसका सूक्ष्म रूप है, वो स्थूल रूप में थे। इस तरीके की बातें। गुरु नानक पहले गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह 10वें थे। गुरु तेग बहादुर कौन थे, गुरु गोविंद सिंह के पिता थे। तो गुरु ग्रंथ साहब की चर्चा की वजह से ये चीज़ें मैटर कर सकती हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, और इससे रिलेट करके 1-2 फैक्ट और। चलिए, चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि इसकी पीडीएफ अटैच नहीं हो पा रही, पता नहीं कुछ टेक्निकल एरर आ गई है, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इफ़ यू विश। तो इसके बाद है अगले टॉपिक पे आते हैं। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, फर्स्ट वायसराय कौन था, लास्ट वायसराय कौन था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझिए कि इस बड़े आसानी से वो रख देंगे। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, राजा राम मोहन राय से रिलेटेड 1-2 चीज़ें। और विवेकानंद ने स्थापना किस चीज़ की। गांधी जी ने कौन से मूवमेंट चलाए और क्या क्या स्थापित किया, कौन सी बुक्स लिखी। बारदोली सत्याग्रह ये क्या है, किससे रिलेट करता था। कूका मूवमेंट ये किस राज्य में हुआ। अटल जी से संबंधित कुछ चीज़ें, अटल जी का जन्मदिन या जो निर्वाण दिवस होता है जिस दिन वो एक्सपायर हुए, तो उससे रिलेट करके कुछ इंडिया में कुछ मनाया जाता है। गुड गवर्नेंस डे उसी से रिलेट करके है कि नहीं है। उनसे रिलेट करके कोई स्कीम्स जो बहुत फेमस हुई हूँ, अटल पेंशन योजना, देख लीजिएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि ये बहुत डिटेल में जाना है, थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा।
पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ? 1905 में। होम रूल लीग से रिलेट करके कौन कौन थे? एनी बेसेंट के अलावा बाल गंगाधर तिलक थे। गदर मूवमेंट। इंडियन नेशनल कांग्रेस होल, होल का मतलब कब स्थापना हुई, किसने स्थापना की, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट, और गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस कौन से कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे। भारत जोड़ो यात्रा जो हो रही है इस कितने नंबर ऑफ स्टेट से होकर गुजर जाएगी, कितना टाइम पीरियड लगेगा, कब से कब तक है। प्रेसिडेंट कैंडिडेट जो कांग्रेस के अभी शशि थरूर और खड़गे साहब हैं उनके नाम। कोई 2 बुक्स बताइए गांधी जी ने जो लिखी हैं। गांधी जी की कोई आपसे कोई मूवमेंट पूछा उन्होंने और बोल दिया गांधी जी ने कोई 2 बुक्स लिखी हैं, एक ट्रुथ से रिलेट करके, और किताबें तो उनकी बहुत हैं। वो एक पत्रिका लिखी थी हरिजन। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ईयर पूछ दिया, डेट पूछ दी। चौरी चौरा कांड, काकोरी ट्रेन एक्शन, कब उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका नाम बदल के काकोरी कांड से काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया। आपका क्या इस पे व्यू है। क्विट इंडिया मूवमेंट, अगस्त डिक्लेरेशन, अगस्त ऑफर, अगस्त रिजोल्यूशन। अब यहाँ पे बात सुनना, ये बात समझने वाली है कि इंटरव्यूअर से हम 65 के ऊपर नंबर निकलवाएं, हम 70 के ऊपर भी ले जाएं, हम 72 तक ले जाएं, 73 तक ले जाएं, बहुत नंबर होते हैं ये। तो अगर यहाँ तक ले जाना तो हमारा प्रोसेस क्या होना चाहिए? 2 है, वो अपने जोन में हैप्पी है, वो किसी रीजन से शुरुआत है, सुबह सुबह मॉर्निंग का जिसका पड़ जाता है उसको नंबर ठीक ठाक मिल जाते हैं, या अंत जा रहा है और आपने उनके कुछ क्वेश्चंस को, उनकी बातचीत को, पहले तो बॉयज को ये ध्यान में रखना चाहिए मेल कैंडिडेट को कि वो डिसरिस्पेक्ट ना करें। समटाइम्स आपको लगेगा कि ये क्या बात बोल रहे हैं, ये तो गलत है, हम सही हैं, तो आप वहाँ डिसरिस्पेक्ट वे में आप कुछ मत कहिए। और फीमेल कैंडिडेट्स को है रिस्पेक्ट करिए, ये मैटर करता है वहाँ पर। और अगस्त डिक्लेरेशन, अगस्त ऑफर, अगस्त रिजोल्यूशन में मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पे अगर मान लो उन्होंने अगस्त डिक्लेरेशन पूछ दिया तो वहाँ पे जब आप अगस्त डिक्लेरेशन या बताएं तो साथ में ये कह दें सर देयर इज आल्सो एन अगस्त ऑफर एंड अगस्त रिजोल्यूशन विच डिफर्स इन द सेम दिस सेंस। इंग्लिश में ना बोल पाए, हिंदी में बोले। वहाँ कोई बहुत ज़्यादा इंग्लिश में बहुत IBM कंपनी का इंटरव्यू नहीं होता, बहुत व्यवहारिक लोग होते हैं, बहुत सामान्य आपको भीतर माहौल मिलेगा। सारी नर्वसनेस भीतर जाके एक्चुअली में ख़त्म हो जाती है जब आपको पता चलता है दे आर प्रोफेसर्स एंड रिटायर्ड चीफ इंजीनियर। तो वहाँ पे आपके सामने ऐसा कुछ नहीं होता है, वो सब बाहर रहती हैं आपकी चीज़ें, तमाम चीज़ें आपके माइंड में आती हैं। तो ये चीज़ है। तो कोई भी मौका जब आपको मिले, आपको चीज़ें आती हों तो एडिशनली बोल दीजिए। जैसे उन्होंने पूछा कि आपसे पूछा सपोज एजुकेशन से रिलेट करके जो आर्टिकल 21A है, ये किस आर्टिकल से रिलेटेड है जो एजुकेशन आया था, तो आपने आर्टिकल 21A बस साथ में ये भी बोल दिया इट वाज रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट। तो वो फ्लो में जब आप बोलते हैं ना तो वो वहाँ पे इन्हांस कर देता है। और भी कई चीज़ें होती, जैसे उन्होंने अगस्त डिक्लेरेशन पूछा तो उन्होंने साथ में बोल दिया अगस्त ऑफर जानते हैं, सॉरी सर, अगर सॉरी सर कहा बिलो 65, यस सर कहा तो एबव 65। ये जोन होता है जहाँ उन्होंने आपको स्पेस दिया कि देखें इसमें दम है तो इसको इंक्रीज कर देंगे। तो वो चीज़ होता है जहाँ बताए गए क्वेश्चन के बाद एक एडिशनल क्वेश्चन उसी सेक्शन से क्रिएट हो रहा है, मतलब दे वांट टू गिव यू मोर मार्क्स। रॉलेट एक्ट, डायरची, पूना पैक्ट किसके किसके बीच हुआ, डायरची किससे रिलेट करता है, रॉलेट एक्ट के पीछे क्या कहानी है, दांडी मार्च किस तारीख को, क्या डिस्टेंस है, प्लेस एंड रीजन। ये इसको छोटा टॉपिक मत पर से, ये हर बार पूछा जाता है और इसमें फंसाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे एग्जाम हो चाहे इंटरव्यू हो, दांडी मार्च इज़ द फेवरेट टॉपिक। क्रिप्स मिशन, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की, कब की, क्रिप्स मिशन में कौन कौन आया था, कब आया था, क्या रीजन था, क्यों रिजेक्ट हो गया। सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम कब एग्जिस्टेंस आया, इस मतलब एग्जिस्टेंस इंडिया में कब शुरू हुआ, पहले बिफोर इंडिपेंडेंस, और आर्टिकल में किस में मेंशन है, कॉर्नवालिस के समय की बात। ये कहीं कहीं मैंने लिख दिया है, जो चीज़ें मुझे लगी हैं लिख दिया है, नहीं लगी नहीं लिखा, क्योंकि लोड आप पे पड़ना चाहिए, और लोड आप पे पड़ेगा, आप चीज़ें जानेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, नर्वसनेस खत्म होगी, वहाँ परफॉर्मेंस बेहतर होगी, मार्क अच्छे आएंगे। तो यहाँ 34 तक हम ये मान के चल रहे हैं कि एक दिन में आप 4 से 5 घंटे में ये कर लेंगे। 3 सेक्शन इस तरीके के बना दिए ताकि आप एक दिन में ज़्यादा लोड न लें, आराम से करें। इसके बाद है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कितना टाइम लगा बनने में, प्रियम्बल क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, कितने पार्ट्स थे, कितने इसमें आर्टिकल्स थे, और कितने
शेड्यूल्स थी, अब कितनी हैं? ये तो मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आर्टिकल 1 क्या है? व्हाट इज आर्टिकल 1? आर्टिकल 14 टू 18 क्या होता है सर? समानता के अधिकार होते हैं क्या? किस पर्पस में समानता? वो चारों डिफ्रेंशिएट करोगे। आर्टिकल 19 और 21 बहुत पूछा जाता है। आप अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल किस आर्टिकल के तहत ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है? धरना देना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट किस आर्टिकल के तहत है? आप कहीं भी फ्रीली अपने जिंदा रह सकते हैं, ये किससे रिलेट करता है? प्राण की स्वतंत्रता। और फ्रीडम ऑफ प्रेस किस आर्टिकल से रिलेटेड है? आर्टिकल 110, 74, 61, 112, 280, 324, 352, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दल बदल कानून, महाराष्ट्र में सरकार जो पलटी उसमें अगर न पलटती तो कौन सा कानून लग जाता, कैसे रोकी जा सकती थी अगर 2/3 बहुमत नहीं होता? दल बदल कानून किस आर्टिकल से रिलेटेड है, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से लाया गया था? पीएम, प्रेसिडेंट, गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंट, इनकी ऑर्डर ऑफ रैंक, कौन किस नंबर पे सम्मान प्राप्त करता है? स्पेशली गवर्नर बीच में कहीं आता है, वो याद रखना है। सीजेआई के साथ में कोई आता है। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनका लोकेशन क्या होता है? इनिशियली 5-6 चीज़ों में ऑर्डर पूछ सकते हैं। जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उसकी क्या तरीका होता है, कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं? द्रौपदी मुर्मू किस समुदाय से आती हैं, उनका एग्जिस्टेंस क्या है? और छोटा मोटा बायो बस बहुत है। और कौन से नंबर की प्रेसिडेंट हैं? इमरजेंसी जब लगी थी तब प्रेसिडेंट कौन था? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में नंबर ऑफ जजेज, नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इंडिया में कितने हैं? लखनऊ इलाहाबाद के हाई कोर्ट में डिफरेंस क्या है? और वहाँ पे देख लो चीफ जस्टिस कौन है। और यू ललित इसके पहले क्या थे, कब रिटायर हो जाएंगे, किस नंबर के सीजेआई हैं? आर्टिकल 32 टू 24 का क्या मीनिंग है, किस तरीके से ये रिव्यू कर सकते हैं, वो सब सारी बातें। नंबर ऑफ विधानसभा सीट्स यूपी में कितनी हैं? लोकसभा सीट्स कितनी हैं? राज्यसभा सीट्स लिखा नहीं हमने, राज्यसभा सीट अभी जो चुनाव हुआ था उसमें कितनी सीटें एनडीए को मिली, बीजेपी को अलग कितनी मिली, सपा को कितनी मिली? जो आपके डिप्यूटी सीएम हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन है? ब्रजेश पाठक हैं और केशव प्रसाद मौर्य हैं। वो हार गए थे, केशव प्रसाद मौर्य को हराया किसने था? और इसके बाद पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कौन है? हाईएस्ट और लोवेस्ट वोट विनर, सबसे ज़्यादा वोटों से कौन जीता था यूपी में? नंबर ऑफ मेट्रो सिटीज़ यूपी में कितनी है? इंडिया में भी देख सकते हो कहाँ कहाँ ऑन गोइंग वर्क चल रहा है। एयरपोर्ट, इंटरनेशनल, डोमेस्टिक इन यूपी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अभ्युदय योजना कोचिंग से रिलेटेड है, जो IAS PCS वाले उसमें पढ़ाते थे। अभ्युदय योजना वेरी इंपॉर्टेंट। यूपी CM हिस्ट्री, कितने लोगों ने रिपीट किया, कौन सबसे कम दिन के लिए रहा? योगी आदित्यनाथ ने कौन सा हिस्टोरिकल वो बनाया लगातार CM रह के? ऐसी छोटी छोटी बातें। इन सबको पढ़ने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि आपको ताकत आ रही है इस फील्ड में। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट रिलीजेज 1 गिल्टी इन राजीव गांधी मर्डर केस, एक को रिलीज कर दिया है, वो आर्टिकल 142 से किया है। तो मतलब ये UPSC लेवल का है, वैसे इंटरव्यू क्वेश्चन अच्छा बनता। उसका क्या नाम था? जम्मू कश्मीर, आर्टिकल भी पूछ सकते हैं। जम्मू कश्मीर से रिलेट करके कुछ चीज़ें, राज्यपाल उपराज्यपाल कौन है, और नंबर ऑफ स्टेट्स इंडिया में कितने हैं, UT कितनी है, एकदम एग्जैक्ट वहाँ पे जाके जोड़ने ना लगना कि 29 थे फिर एक घटा 28 बचे, इधर UT मिल गई। वो बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए आपसे। जितना एग्जैक्ट आंसर करेंगे उतने एग्जैक्ट नंबर भी पाएंगे। वो कम ज़्यादा फिर नहीं सोचेंगे, फिर वो सोचेंगे हाँ इससे ऊपर ही रखो इसको। UT है, अब उन्होंने कह दिया कि UT कितनी है, आपने कहा 8 है, बताइए। तो वो फ्लो में बोल जाओ, वो बहुत ताकतवर चीज़ होती है। हाईएस्ट पीक इन इंडिया, एशिया एंड वर्ल्ड, लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, एशिया एंड वर्ल्ड। ऋषि सुनाक किस पार्टी से थे, वहाँ पे किससे हार गए, उसका नाम क्या है जो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर बन गई। अपर एंड लोअर हाउस अमेरिका और ब्रिटेन में कौन है? जो कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें बारो की गई आयरलैंड से, कनाडा से, वो क्या क्या हैं? राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों बताइए कौन कौन है, किसने किसने लिखे हैं? राष्ट्रगान कब गया था पहली बार? राष्ट्रगीत कब पहली बार गाया गया था? और एक चीज़ मैं यहाँ भूल गया, फ्लैग से रिलेट करके, फ्लैग की डिज़ाइन किसने की, लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या रहता है, ये तो बहुत पूछा जाता है। लंपी वायरस और कोरोना, इंडिया में और वर्ल्ड में फुटबॉल से रिलेटेड जो कप होते हैं उनके नाम पूछ देते हैं, 1-2 कप ऐसे बताइए जो फुटबॉल से रिलेटेड। क्रिकेट का तो आप सब लोग जानते ही होंगे। इंडिया और इंडियन हॉकी ओलंपिक्स में क्या स्टेट्स रहा उसका? कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल टैली में इंडिया की रैंक कितनी है? कितने मेडल्स इंडिया ने जीते? गोल्ड मेडल की संख्या कितनी रही? नीरज चोपड़ा जो भाला फेंका था, कितने मैक्सिमम फेंका था? करंट में कौन चैंपियन है भाला फेंक में, उसका नाम? बहुत रेयर, नीरज चोपड़ा ही इनफ है।
इंडियन मिनिस्ट्री में डिफेंस मिनिस्टर कौन है, फॉरेन मिनिस्टर, ये गर्ल्स से ज़्यादा सेक्शन पूछा जाता है। गर्ल्स से ये सेक्शन, कभी कभी हिंदी भी पूछ लेते, कभी कभी जब कोई वो नहीं होता। मतलब हिंदी के लिए मैं कुछ वर्डिंग नहीं दे सकता हूँ, मेरी जानकारी में नहीं है, बट वन स्टूडेंट हैव टोल्ड कि आई हैव टॉक टू माई सीनियर, तो कभी कभार पूछ लेते हैं। मैं इस पर वर्जन नहीं दे सकता हूँ, मैं यही कहूँगा कि वो दे विल स्टे ऑन दीज टॉपिक्स। बट अगर आपको लगे कि मैं सपोर्ट में जाना चाहता हूँ हिंदी वगैरह के, तो देख लीजिएगा क्या पूछ सकते हैं हिंदी में, आप खुद ही अंदाज लीजिए। अलंकार पूछेंगे, समास संधि पूछेंगे, कुछ कठिन नहीं पूछेंगे। वो तो जब कोई नहीं कुछ बता पा रहा होगा या वो अपने जोन में नहीं होंगे तो वो कर सकते हैं। इस पे मेरा इतना ही वर्जन है फिलहाल। किसान बिल डिफेक्ट्स और व्यू, किसान बिल में क्या कमियां थी उसको एक बार गूगल कर लीजिएगा। मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, अगेन दिस क्वेश्चन गोज टू फॉर गर्ल्स सेक्शन, मे बी आल्सो फ्रॉम बॉयज सेक्शन, इंपॉर्टेंट है। चलिए 66 हो गए। अब लास्ट, राम मंदिर, हाईएस्ट इम्पोर्टेंस, राम मंदिर, यूपी बजट, इंडिया बजट, इसके बेसिक, इंडिया बजट के ज़्यादा बेसिक, यूपी बजट शायद ही पूछा जाए। इंडिया बजट में कुछ चीज़ें थी ऐसी जो याद रखने लायक हैं। इंडिया के बजट से रिलेट करके कोई 4-5 पॉइंट जो आपको लगे हों, ये बताना हो। जीडीपी क्या होती है, जीएसटी से रिलेटेड जो आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जीएसटी है क्या, जीडीपी क्या है, प्रॉपर मतलब वन वर्ड पूछ देंगे आपसे, एक लाइन वो चाहते हैं और वहाँ पे ब्लैंकनेस ना आए, इसके लिए पहले से वो चीज़ें पढ़ लेनी जाती हैं। राम मंदिर में डिजाइनर रामवी सुतार का क्या रोल था, डेट ऑफ हिस्टोरिकल डिसीजन क्या था, याची पक्ष क्या था, उनका क्या नाम था, सीजेआई कौन थे जिन्होंने ये डिसीजन दिया, डिफरेंस बिटवीन नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है, पहले कौन सा था, अब नया नाम क्या हो गया है, इंटरनेशनल योगा डे की तारीख क्या है, इंजीनियर्स डे क्या है, नेशनल साइंस डे क्या है, ओजोन डे क्या है। नेशनल साइंस डे, इंजीनियर्स डे जनरली पूछे जाते हैं, चूँकि इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपका इंटरव्यू है। 1-2 डे आप और पूछ लीजिए, जिस तारीख को आपका इंटरव्यू है उसका कोई हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ना हो, ये ज़रूर देख लीजिएगा, देख कर जाइएगा, कहीं पूछ दें तो बता सकते हैं। रशिया यूक्रेन वार में इंडिया की डिपेंडेंसी रशिया और यूक्रेन पे क्या है, वो 2 जगह कौन सी हैं, दो जो भी नाम हो, नहीं याद रहता मुझे, वो दोनों जगह आप देख लीजिएगा। और ज़्यादा इसमें नहीं है, बहुत सब लोग यही मान के चलते हैं इससे पूछा जा सकता है, वो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, कभी कभार भले पूछ लें। मिशन फॉर यूक्रेन और अफगानिस्तान, इंडिया ने मिशन चलाया था यूक्रेन से लोगों को निकालने के लिए, भारतीय लोगों को जो मेडिकल के छात्र थे, और अफगानिस्तान से, उन मिशंस के नेम एग्जैक्ट। यूएन काउंसिल, वर्ल्ड बैंक, यूनेस्को, WHO, IMF, इन सब के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं, ठीक है। और ब्रिक्स और SCO से रिलेट करके ज़रूर देख लीजिएगा कि कौन कौन सी हैं, वहाँ पे आपके सामने वो बोल दें और आप वहाँ पर ना बता पाएँ। एक दो चीज़ें और छूट गई हैं, G7, G20, अभी जम्मू कश्मीर में कुछ मीटिंग वगैरह शेड्यूल्ड है या हो चुकी हो, G7, G20, ये चीज़ें ज़रूर आप देख लीजिएगा, दैट इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट। इसके बाद पद्म अवार्ड्स में पद्म विभूषण कल्याण सिंह को मिला है, शायद यही क्वेश्चन एज इट इज पूछ दें। बाकी पद्म विभूषण किसको मिला है, पूरी लिस्ट ज़्यादा बड़ी होती नहीं है। और पद्मश्री और पद्म भूषण में यूपी का व्यक्ति कौन है, ये ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये चीज़ें हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि इन्हीं में सब कुछ आ गया, लेकिन ये चीज़ें कवर करने के बाद आपका मन मजबूत होगा और चीज़ें थोड़ी और सरल हो जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।